हमारे साथ है पाली के जाने माने विधायक ज्ञानचंद पारख। ज्ञानचंद पारख लगातार 5वीं बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। आपको सेवाभावी विधायक के तौर पर जाना जाता है। यही कारण है कि वो लगातार 5वीं बार चुने गए हैं। इनकी जीत का सफर 98 से शुरू हुआ था। 98 से लगातार इन्होंने प्रदेश में सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, उन्होंने अपनी जीत का परचम हमेशा लहराते रखा। आपको खास तौर से आपकी जो पहचान है वो मेडिकल सेक्टर में सेवा भाव की रही है। हालांकि आप दूसरे और भी काम करते हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आपको विशेष तौर पर कामयाबी हासिल है। आप चाहे ब्लड बैंक में लोगों को रक्तदान उपलब्ध करवाना हो या वॉल्व के ऑपरेशन करवाना हो, आपको यहाँ पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में ही नहीं, जयपुर के राजधानी की SMS हॉस्पिटल में भी उसी तरह से जाना जाता है सेवाभावी के विधायक के तौर पर। आज हम विधायक पारख जी की जो जीत का जो सफर है और इन्होंने कैसे मेंटेन रखा लोगों के बीच में, दिलों में ये कैसे राज करते हैं, आज हम उन्हीं से ही जानते हैं। विधायक साहब, आपका नमस्कार पत्रिका के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आपकी ये जो जीत की सफर है, जीत की कहानी कैसे शुरू हुई, इस बारे में विस्तृत। मेरा जो जीत का बड़ा कारण है वो मेरा है जनता के हर प्रकार के काम मैं करता हूँ। चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है तो उसमें भी राजस्थान में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हर व्यक्तिगत लाभ की जो योजना है उसमें मेरा विधानसभा क्षेत्र पहले नंबर पर है। वह सरकारी योजना जो लागू होती है, जिस व्यक्ति के लिए लागू हुई है उस परिवार तक पहुंच जाए, उसके लिए सतत प्रयास करता हूं और उसके कारण कई लोगों का जुड़ाव मेरे साथ हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र भी मेरा एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे पास रोज के सैकड़ों मरीज आते हैं अपनी बीमारी के इलाज के लिए और मैं उसकी हर तरह से मदद करता हूँ। चाहे मेडिसिन देनी हो तो भी करता हूँ, चाहे खून उपलब्ध कराना है तो भी करता हूँ, चाहे उसका ऑपरेशन करवाना है तो भी करता हूँ, चाहे बाहर भिजवा कर ऑपरेशन करवाना है तो वो भी मैंने हजारों की संख्या में करवाए हैं। ऐसा नहीं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग ही आते हैं, राजस्थान के लगभग हर जिले के व्यक्ति के मैंने ऑपरेशन करवाए हैं। ये भी बड़ा कारण है। और उसके अलावा जो पाली की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर आप देखेंगे ना तो लगभग मेरे माध्यम से हुई है। मैंने विकास के मामले में भी राजस्थान में पाली को पहला स्थान दिलवाया है। चाहे पाली की सीवरेज या 24 इंटू पेयजल योजना है तो पाली देश का पहला शहर होगा जहां राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से मैंने इस योजना को लागू करवाया है। चाहे पाली में LLM कॉलेज खुलवाना है तो उसमें भी मैं सफल रहा हूँ। 70 सालों में बीकानेर एकमात्र ऐसा शहर था जहां LLM कॉलेज था और पाली को ये दूसरी सौगात मैंने दिलवाई। पाली का मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को बहुत जल्दी इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना, उसमें भी मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो काम अजमेर की मेडिकल कॉलेज में नहीं होता उससे बेहतर काम हमारी इस नई मेडिकल कॉलेज ने कम समय में कर दिया। तो कहीं ना कहीं मेरा योगदान है, मेरा प्रयास है और उसी का परिणाम है कि हम यहाँ चाहे डायलिसिस हो, चाहे ENT के ऑपरेशन हो, उसमें हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो पाली के जितना भी विकास कार्य है उसमें भी मैं कहीं पीछे नहीं रहा हूँ। और उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी योजना है किसानों के लिए, तो उसमें मैंने 2016 में भी पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया है। 2016 में जब फसल खराबा हुआ था अतिवृष्टि के कारण, तो रोहित वो तहसील थी जिसको मुआवजे के रूप में पूरे हिंदुस्तान में पहला स्थान मिला। लगभग 52 करोड़ का मुआवजा मैंने यहाँ के काश्तकारों को इस फसल बीमा योजना के माध्यम से दिलवाए हैं। 1917 में भी वापस अतिवृष्टि हुई, वापस नुकसान हुआ, तो हमने 2016 की तुलना में और आगे बढ़कर लगभग 62 करोड़ का मुआवजा यहाँ के किसानों को दिलवाया, जिसमें मेरा बहुत प्रयास रहा। बीमा कंपनी काफी आनाकानी करी थी, बीमा कंपनी दस्तावेजों को मानने को तैयार नहीं थी, पर जिस तरीके से मैंने पैरवी की, दस्तावेज तैयार करवाई और प्रधानमंत्री कार्यालय तक लंबी लड़ाई लड़ी, तो उसका परिणाम है कि हम दोनों सालों में देश में मुआवजे के मामले में पहले नंबर पर रहे। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे पेयजल की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिजली के मामले में हमने तो हर ढाणी तक बिजली पहुंचा दी। पिछले 5 सालों में लगभग 52 करोड़ से भी ज्यादा की राशि खर्च करवाकर हमने ढाणी ढाणी का विद्युतीकरण करवाया। किसी एक मकान के लिए यदि 10 पोल की आवश्यकता है तो भी 10 पोल सरकार से मंजूर करवाकर हमने उसको लाइट जरूर पहुंचा दी।
तो हम हर क्षेत्र में बहुत आगे चल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, चाहे कैसी भी हवा रही, लहर रही, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सहयोग दिया और मुझे विजयी बनाया। ये मेरा कारण है। इन चुनाव में आपने जनता से क्या क्या वादे किए थे और उनको पूरे करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? वैसे मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ तो मैंने आगे क्या करूंगा इस बात का कम जिक्र करता हूँ। मैंने क्या किया है उसके नाम पर मैं वोट मांगता हूँ, उसके नाम पर मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। फिर भी मैंने जो कहा है लोगों को, वो सबसे बड़ा एक तो है कि गांव में ये जो पानी वाली प्रॉब्लम है, उस पानी वाली प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे और बड़े गांव जहां भी हैं वहाँ ये जो मटकी उठाने की जो समस्या है, जिसको ईरानी कहते हैं, उससे मुक्ति दिलवाने वाला काम हम करेंगे। ये मेरा ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख वादा रहा है। और शहरी क्षेत्र में प्रदूषण की जो समस्या वर्षों से है, पिछले कार्यकाल में भी मेरा वादा था, लेकिन कुछ कारण रहे, कुछ परिस्थिति रही कि हम इसका समाधान नहीं करवा पाए। पर इस बार भी मेरा अथक प्रयास रहेगा कि इस प्रदूषण की समस्या का समाधान करके रोजगार के और ज्यादा अवसर पाली क्षेत्र में पैदा करें। ये मेरी प्रमुख वादे थे मेरे। अपन वादों की बात करें तो आपकी ऐसी कोई 5 प्राथमिकताएं बताएं जो जिनको आप प्राथमिकता के तरह लेंगे और उस पर काम करेंगे। एक तो इंदिरा गांधी कैनाल का पानी पाली और रोहित को मिल जाए। वैसे पिछले कार्यकाल में मैंने सिद्धांततः इसमें सहमति करवा दी थी और जो हमारा प्लान बना था उसमें मैंने जुड़वा भी था। वो काम जल्दी लागू हो जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि जो पानी व्यर्थ जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, कई ऐसे छोटे नाले हैं, छोटी नदियां हैं, आगे कोई बांध नहीं और पानी वेस्टेज जाता है, कई जगह तबाही मचाता है, तो वहाँ छोटे छोटे बांध बनवाकर सिंचाई के और साधन और संसाधन वहाँ बढ़ाए, ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। ग्रामीण बेल्ट में जैसा मैंने कहा ना कि ये जो पानी है वो हम घर तक पहुँचा दें। गाँव तक तो हमने पहुँचा दिया, पर गांव में पाइपलाइन बिछाकर हर घर तक पानी पहुंचा दे, ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। और शहरी क्षेत्र में रोजगार की ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा हो, उसके लिए जो वर्तमान इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, उसके ऊपर जो संकट है, जो समस्या है, उससे उनको मुक्ति दिलाकर बंद पड़ी इकाइयों को चालू करवा दें और नई इकाइयों के लिए भी हम कोई न कोई रास्ता या मार्ग प्रशस्त कर दें, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। और शहरी क्षेत्र में जो सीवरेज की समस्या है, जिसको लेकर थोड़ी जनता परेशान भी है, उस काम को जल्दी पूर्ण करवाकर जनता को समस्या से मुक्ति दिलवा दें, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। विधायक ज्ञानचंद पारख जी की जीत की जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस के लोग तैयार करते हैं। इस उनके जो दावे हैं उनकी सच्चाई कितनी है? मैंने कोई एक चुनाव नहीं जीता है, मैं लगातार 6 चुनाव जीता हूँ। पहले चेयरमैन का पहली बार में, और उसके बाद में 5 बार लगातार विधायक का। ये कोई मामूली बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि 5 बार मैंने एक ही व्यक्ति को चुनाव में पराजित किया है। वरना कई बार होता है कि कोई व्यक्ति 2-3 बार हार जाता है तो जनता की सहानुभूति उसके साथ जुड़ जाती है। उसके बावजूद भी हर चुनाव में मेरी जीत का अंतर बढ़ा है। मैंने शुरुआत की थी 3,500 वोटों से और इस बार मैंने 20,000 से भी ज्यादा वोटों से उसको पराजित किया है। 3.5 से 6.5, 6.5 से 7.5, 7.5 से 13.5 और 13.5 से 20,500। कांग्रेस के कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो आप अंदरूनी खींचतान की वजह से हो सकता है कई छोटा मोटा सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारी पार्टी को होता है। हमारे भी कुछ विरोधी हैं जो उनकी मदद करते हैं, तो वो तो संतुलन बरकरार रहता है। उनकी वजह से नहीं, मैं मेरे काम और सेवा की वजह से जीतता हूँ। पाली में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल एक बड़ी समस्या है। इन बड़े प्रमुख इश्यूज को लेकर या और भी इसे इतर भी, इन सब चीजों को लेकर आपका विजन क्या है इस बार के अगले 5 साल के लिए? पाली में जो बड़ी समस्या है वो है पॉल्यूशन की, जिसको लेकर रोजगार कम हुआ है। पॉल्यूशन खत्म हो जाए तो रोजगार के अवसर अपना आप ही और बढ़ जाएंगे। पिछली बार भी प्रयास किया है, मैंने कहा ना जो परिस्थिति रही कुछ हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इस बार भी फोकस रहेगा कि इस समस्या का समाधान करना है। पॉल्यूशन खत्म होगा तो रोजगार के अवसर अपना बढ़ जाएंगे। और पेयजल की कोई बहुत बड़ी समस्या पाली में नहीं है, पहले की तुलना में बहुत कम समस्या रह गई। और अब जो ये 24x7 पेयजल योजना पाली शहर में लागू हो गई है, जिसमें लगभग 50% काम पूरा हो गया, उसके बाद तो पाली देश का पहला शहर होगा
जहां 24 घंटे जब भी चाहो पानी आपको घर पे हाजिर मिलेगा। इतना बड़ा काम हमने पेयजल के मामले में किया है। पॉल्यूशन वाला मामला हम थोड़ा गंभीरता से ले रहे हैं, उसको जल्दी निपटाएंगे हम। अच्छा, एक जैसे आप सरकार में भी रहे हैं, अभी आपकी सरकार थी, तो उसमें भी आप पॉल्यूशन की ये समस्या है लंबे टाइम से चली आ रही थी, उसके बावजूद ये बनी हुई है। और पेयजल वाला इशू ये जरूर आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, लेकिन हम जो है जवाई पर डिपेंड है। तो ये जवाई पर डिपेंडेंसी कब खत्म होगी, और आपकी अब सरकार नहीं है तो अब आप कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे? ये बात सही है कि हम जवाई पर डिपेंड है, पर आपको जानकारी होगी कि हमने 2 साल पहले जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 33 चरण बना था, उसमें पानी को ऐड करवा दिया। उस पर काम चालू होगा तो हम सिर्फ जमीन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, वहां से भी हमको पानी मिल जाएगा, तो पेयजल की समस्या तो इतनी रहेगी नहीं। सरकार के होते हुए भी पॉल्यूशन की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो मैंने अपना आपको जिम्मेवार माना है। हम मंजूर भी करा के लेके आ गए थे 2 जनवरी भारत सरकार से, पर यहाँ कोई आपस में सहमति नहीं बनी उद्यमियों के बीच में, और वो काम आगे बढ़ नहीं पाया। अब वापस सहमति बनी है, पैसा मंजूर है, पैसा इनके बैंक खाते में पड़ा भी है, सरकार का भी है, इनका खुद का भी है। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और भी 2-3 विकल्प हमने देखे हैं पाइपलाइन वगैरह के, जिसमें केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता होगी, तो केंद्र में हमारी सरकार है, हम उनको मदद दिलवाएंगे। पर पानी की इंडस्ट्री को बचाकर रोजगार को हम और बढ़ाने का पूरा काम करेंगे, और किसानों को हम बहुत बड़ी राहत इस प्रदूषण की समस्या से दिलवा देंगे। ऐसा मेरा मानना है, मुझे विश्वास भी है। अब सफल इसलिए भी नहीं हुए कि ये 70 साल पुरानी समस्या है, कोई नई समस्या नहीं है। समस्या इतनी गंभीर भी हो गई है कि बहुत जल्दी इसका निवारण हो नहीं सकता। पर इन 5 सालों में, जो पिछले 5 साल थे, उसमें हमने काफी हद तक इसको ठीक किया है। पहले की तुलना में बहुत बेहतर परिणाम हमने दिए हैं। हमारे जो उद्यमी थे उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया, पर जितना करना था उतना कर नहीं पाए, इसलिए समस्या खड़ी है। वक्त हो सकता है कुछ लगे, पर इसका समाधान हो जाएगा हमारे माध्यम से, ये हम करवा देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी सोचने वाली बात है कि इसमें समस्या का समाधान करने को लेकर 2-3-4 फैक्टर है ऐसे। कई जानकारी बताते हैं कि ZLD ठीक रहेगा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से जो पानी है पाइपलाइन के जरिए कच्छ के रण में भेज दिया जाए, किसी का कुछ और मानना है। तो ये इन स्थितियों को कैसे ठीक किया जाएगा, मतलब इस पर कोई या तो किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से किया जाए, या इसको कैसे कर पाएंगे आप? हमने ZLD का भी एग्जामिनेशन करवाया था, पर यह सही है कि जहां भी देश में ZLD लगे हुए हैं वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, और वही बहुत बड़ा कारण था कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाए। अब क्योंकि गुजरात सरकार ने पाइपलाइन के जरिए समुद्र में पानी डालने की इजाजत दी है, गुजरात सरकार ने अपने खुद के खर्चे पर अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में पाइपलाइन बिछवाई है, तो वो हम जरूर कर सकते हैं कि यहाँ जो टर्सरी वाला पानी है, एक मापदंड है कैसा पानी नदी में डाल सकते हैं, वहां तक हम ट्रीट कर दें, और ट्रीटेड पानी को पाइपलाइन के जरिए जहां भी कच्छ की नाड़ी है या जहां नजदीक समुद्र पड़ता है वहां तक पहुंचा दें। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। आपके दिन की शुरुआत से लेकर शाम को सोने तक का क्या कार्यक्रम रहता है और कैसे मैनेज करते हैं, इस बारे में? मेरी शुरुआत सुबह नीचे आता हूँ तो मरीज मिलते हैं मुझे, कोई काम के लेकर लोग मिलते हैं, और ये सिलसिला रात को लगभग 11 बजे तक लगातार चलता है। ठीक है, बीच में कहीं मुझे गांव जाना है तो मैं जाता हूँ, वापस आता हूँ तो वापस भीड़ रहती है। खाना खाने अंदर जाता हूँ तो वापस बाहर आता हूँ तो बाहर कोई ना कोई मौजूद मिलता है काम को लेकर। पर मैं मैनेज करता हूँ, मैं गांव भी जाता हूँ, मैं जो सरकारी कार्यक्रम है, कोई जनता के कार्यक्रम है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, वहाँ भी अपनी उपस्थिति पूरी देता हूँ। उसके अलावा जो सामाजिक काम है, कहीं शादी ब्याह फंक्शन है, तो वहाँ भी मेरी उपस्थिति लगभग मिलती है, और मैं भागदौड़ करके सारा काम दिन भर में कर देता हूँ। मैं किसी को निराश नहीं लौटाता, और कभी ऐसा भी नहीं होता कि मैं कोई जरूरी कार्यक्रम को मिस कर दूँ, कहीं ना कहीं कर देता हूँ, काम कर देता हूँ। मैं खुद के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? जैसे मान लो सुबह उठने से लेकर व्यायाम है या इस तरह से? मैं सुबह 1 घंटे व्यायाम करता हूँ, बस खुद का यही वक्त है। बाकी दोपहर को 1 घंटे आधे घंटे कभी रेस्ट कर लेता हूँ, कभी नहीं भी करता हूँ, और रात को 11 बजे तक लगातार काम करता हूँ।
शहर से बाहर कहीं घूमने या परिवार के साथ या इस तरह का कोई? नहीं, कभी नहीं। साल में कभी 1-2 दिन बच्ची रहती है अहमदाबाद, वहाँ चले जाते, बाद दूसरे बार घूमने फिरने का शौक ही नहीं। इतना काम रहता है कि इच्छा नहीं होती कि काम छोड़कर या किसी को परेशान रखूँ। काम पहले करता हूँ, बिल्कुल शौक नहीं है। मैं 20 साल में कभी भी कमेटी का जो टूर होता है हमारे विधानसभा की, उसमें भी एक बार भी नहीं गया। विधानसभा सत्र छोड़कर जयपुर भी हर महीने एक बार जाता हूँ बस। चाहे सरकार रही तो भी एक बार, सरकार नहीं रही तो भी एक बार, महीने में एक बार से ज़्यादा मेरा टूर नहीं होता। एक दिन में सरकारी काम निपटा देता हूँ, बाकी 29 दिन पाली की जनता के बीच में, पाली की जनता की सेवा में मौजूद रहता हूँ। परिवार के लोग कुछ डिमांड नहीं करते? वो मेरी आदत जानते, इसलिए कुछ कहते नहीं कि पापा को काम का शौक है, इसलिए कुछ नहीं कहते वो। छात्र जीवन और कॉलेज में जब पढ़ाई की, उसके बाद में आप जब पॉलिटिक्स में उतरे तो उस पर फ्लैश बैक का प्रकाश डालिए। ऐसे में छात्र जीवन में आरएसएस से जुड़ा हुआ था पूरी तरह से। मेरा पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है और आरएसएस में मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा। कॉलेज में भी छात्र नेता के रूप में मेरी अच्छी पहचान थी, काफ़ी अच्छी लीडरशिप भी मैंने की है वहाँ पे। और उसके बाद में कॉलेज छोड़ने के बाद में मैं इंडस्ट्री लाइन को पकड़ा मैंने। पर इंडस्ट्री लाइन को पकड़ने के साथ साथ मैंने सेवा का क्षेत्र भी चुना, क्योंकि मेरे पिताजी पाली के बहुत बड़े समाज सेवी है, उनका जगह जगह नाम था। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि अपने पिताजी का नाम मैं आगे बढ़ा सकूं। तो मैंने रक्तदान का काम चालू किया। क्योंकि मैं छात्र नेता था इसलिए मेरे पास टीम बहुत थी छात्रों की, तो मैंने बखूबी उस काम को किया, बहुत ऊंचाई तक उस काम को ले गया। और उसी का परिणाम रहा कि मेरा राजनीतिक कैरियर बहुत ज़्यादा नहीं था, पर जो मैंने सेवा के क्षेत्र में, रक्तदान के क्षेत्र में काम किया, तो पहली बार पास से लड़ते ही मैं सीधा चेयरमैन भी बन गया। और मेरे नाम से पहली बार बीजेपी को 5 से सीधी 26 सीट आ गई। मेरे पहले वाले बोर्ड में बीजेपी की 5 सीटें थी, और जब पाली में चेयरमैन के लिए मेरा नाम उछला तो 26 पास से जीत गए और मैं निर्विरोध सभापति बना। वो मुझे जो सभापति काल था ना, उसने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। सभापति काल के मैंने 5 सालों में जो पाली में विकास के काम किए, रिकॉर्ड काम किए मैंने, उसमें पूरा इलाके में मेरा विकास को लेकर बहुत अच्छा नाम हो गया था। जनता में मेरी बहुत अच्छी पैठ हो गई थी। और उसी का परिणाम रहा कि 1998 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, भीमराज भाटी उसमें बहुत बड़ा, बहुत दिग्गज किसान नेता माना जाता था, जिसको हराना सब लोग कहते बहुत मुश्किल है। और मैंने उसको उस चुनाव में हराया मेरे विधानसभा क्षेत्र, मेरे ये सभापति काल के काम से। ये मेरा ये राजनीतिक जीवन का पहले था। पाली शहर में जो कुछ सीवरेज का काम चल रहा है लंबे टाइम से, और एक 24 घंटे पेयजल योजना को लेकर, तो इसको लेकर एक तो इसकी क्वालिटी को लेकर आपने भी सवाल खड़े किए थे, और पहले कई लोग, यहाँ के लोग भी विरोध में उतराए थे कि उसका काम है जो गुणवत्तापूर्वक ठीक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जब ये पाइपलाइनें बिछाई गई पानी और सीवरेज की, तो सड़कें जगह जगह खोदी गई। तो अब जहाँ काम हो गया है, सड़कें वहाँ भी नहीं बनी हैं, और इसके अलावा भी सड़कों को लेकर शहर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। इसको लेकर विधानसभा चुनाव से पहले भी लोगों ने मुद्दा उठाया। तो अब आपके पास में क्या रोड मैप है कि आप ये जो जितने काम है सीवरेज और पानी के को लेकर, जो सड़कों के कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसको लेकर आप करवाएंगे? ये सही है कि पहले काम गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हुआ था, पर बाद में हम पीछे पड़े, जयपुर तक बात पहुंचाई। यहाँ भी हमने लगातार प्रयास किया, तो हमने काफी काम सही करवा दिया, करेक्ट करवा दिया। कुछ सड़कें उन्होंने रेस्टोरेशन में गड़बड़ बना दी थी, उनको भी ठीक करवाया। पाइप की कई क्वालिटी हमको गलत लगी, तो उसको भी हमने वापस दुरुस्त करवाया। कुछ काम में लेट हुआ है, विलंब हुआ है। एलएनटी का जो प्रयास था कि वो एक बार सीवरेज बिछा दे या पाइपलाइन बिछा दे और काम की प्रोग्रेस बता दे कि हमने इतना बिछा दिया है, पर रेस्टोरेशन के मामले में वो पिछड़ गई थी। तो हमने उनके काम को रुकवा दिया कि पहले आप जब तक पुराने काम को वापस ठीक नहीं करोगे, तब तक हम आपको नया काम शुरू नहीं करने देंगे। और पिछले 6 महीने में हमने काफी हद तक उसको करेक्ट करवा दिया, बहुत अच्छा करेक्ट करवा दिया। सीवरेज की वजह से या पानी की पाइपलाइन की वजह से सड़कों की स्थिति वाकई में बीच में तो बदतर हो गई थी, काफी बदतर हो गई थी। जगह जगह जनता में भी आक्रोश हुआ था, पर बाद में हम पीछे पड़े और लगातार प्रयास किया, तो हमने तेजी से रेस्टोरेशन करवाया, बहुत तेजी से रेस्टोरेशन करवाया।
और समस्या जो पहले 100% थी उसको हम मात्र 20 या 10% तक लेकर आ गए। और अभी भी हमारा प्रयास है कि जहां भी एल&टी चाहे सीवेज के लिए सड़क खोदे या पाइपलाइन खड़क खोदे, उस काम को कंप्लीट करके वापस रेस्टोरेशन करें, उसके बाद में नया काम छेड़े। तो पहले की तुलना में हमने काफी इसको ठीक किया है और आगे भी प्रयास रहेगा कि सुचारू तरीके से काम करें। अस्त व्यस्त तरीके से पूरे पाली को उखाड़ के रखते हैं, उधेड़ के रखते हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब तो लगातार हम निगरानी भी कर रहे हैं लगातार, और पहले की तुलना में हमने काफी बेहतर किया है, इस काम को बहुत बेहतर किया है। अब इतनी असुविधा जनता को नहीं हो रही जो पहले हो रही थी, उसको हमने ठीक किया है। हाँ, चुनाव के दौरान ये समस्या जगह जगह उभर कर आई थी, कई जगह नाराजगी भी हमने झेली है इस काम को लेकर, पर जनता को विश्वास दिलाया तो जनता वापस जुड़ी हमारे साथ, पर अच्छा समर्थन भी दिया जनता ने। पाली टेक्सटाइल बेस्ड शहर है, मतलब यहाँ बहुत पुराने समय से टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव आया है और पिछले कुछ समय से इस इंडस्ट्री को कई चीज़ों को लेकर फेस करना पड़ रहा है, समस्याओं को लेकर। क्यों नहीं आपने ऐसा कोई प्लान बना रखा है कि ये टेक्सटाइल के अलावा भी ऐसी कोई इंडस्ट्री डेवलप की जाए, ताकि रोजगार के क्षेत्र में भी दिक्कत नहीं आए और जब कभी भी उतार चढ़ाव आए तो पाली पूरे शहर को नहीं भुगतना? हमने एक बार नहीं अनेक बार प्रयास किए कि पाली के जो उद्यमी हैं वो मात्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहे, और भी जो उद्योग हैं उस पर भी ध्यान दें, लेकिन कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। पाली में ग्रेनाइट की इकाई अभी लगी पर बढ़ नहीं पाई, ज़्यादा बढ़ नहीं पाई वो। अब नया जो नया गाँव वाला इंडस्ट्री एरिया है वहाँ अब इसी मिला है उनको भारत सरकार से, वहाँ उम्मीद करते हैं कि कुछ और इंडस्ट्री वहाँ अलग किस्म की लगे जिसका पॉल्यूशन से कोई नाता नहीं हो, संबंध नहीं हो और पनपे। और आखिर तो इसमें राज्य सरकार की या उद्यमी, उन दोनों की एक खुद की मानसिकता होगी, एक विश्वास होगा, तभी अन्य उद्योग लग पाएंगे। वरना पाली टेक्सटाइल तक सीमित है, इस बात हम भी मानते हैं कि पाली टेक्सटाइल तक सीमित है, इनको और भी कहीं नजर डालनी चाहिए, पर डाल नहीं रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि कई और उद्योग यहाँ आए, तो उसमें सरकार की सहायता मिलेगी, सरकार की सुविधा मिलेगी, तब तो कोई उद्यमी उद्यम लगाने का साहस करेगा, वरना बैक मार देता है, प्रयास नहीं करता।